जब तक गल्ले पे बैठा रहेगा व्यापारी, टिश्यू पेपर कितना निकाल लिया टॉयलेट में, आज कितना प्रिंट आउट निकाल लिया, कागज वेस्ट कर रहे हो, और छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल ही करता रह गया, नहीं बढ़ता। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉस्पेक्ट की, कस्टमर की। कस्टमर को समझना क्या है। फेयर एंड लवली इंडिया में आया था 1970 में, तो विटामिन फॉर्मूला क्रीम के नाम से आया था। विटामिन फॉर्मूला क्रीम चला नहीं, विटामिन की अवेयरनेस है और लोगों को विटामिन चाहिए नहीं, उनको हेल्थ चाहिए। और ये जिस चीज के लिए आया उसकी पोजिशनिंग गलत। आधा के नहीं, आधा के नहीं। कस्टमर सिग्नल देता है, लाउडली का कस्टमर सिग्नल, लाउडली कस्टमर सिग्नल, कस्टमर सिग्नल देता है। इंडिया में लड़कियां ऑब्सेस्ड थी फेयर स्किन से, और लड़कियां ही नहीं, पूरा भारत ऑब्सेस्ड था फेयर स्किन से। जॉब नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हुआ क्या कि यहां तो बच्चा भी, गुड़िया भी खरीदता है ना, तो उसे गुड़िया भी गोरी चाहिए, काली नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, कैरम खेलते हो तो उसमें काली गोटी के 10 नंबर, सफेद गोटी के 20 नंबर है। सफेद का ऑब्सेशन इंडिया में इतना ज्यादा था कि बॉलीवुड ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, कभी गाना नहीं है काली तेरा गांव प्यारा। क्षमा चाहता हूं, गोरे रंग में ना इतना गुमान कर, गोरा गोरा गोरा, गोरी है कल आएगा तो ला दे मुझे। हम काले हैं तो क्या हुआ, बेचारा देखो डिप्रेशन का गाना है, दिल वाले हैं, जस्टिफाई कर रहा है। हम काले हैं तो क्या हुआ, जस्टिफाई करना पड़ रहा है आपको। गोरी गोरी हो बाकी छोरी, कभी मेरी गली आया करो। तो बॉलीवुड ने उस समय इसको इतना मल्टीप्लाई कर दिया गोरे रंग को कि गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। एक के बाद एक गोरिया चुराना, चुरा के दिल मेरा। तो इतना गोरा पे फोकस था, तो कस्टमर ने सिग्नल दिया, उसने अपना ब्रांड बदल दिया, उसने इसका नाम रख दिया फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली रखा, सेल्स मल्टीप्लाई हुई, ग्रोथ आई लगातार, फेयरनेस क्रीम के नाम पे बहुत चला। तो आप पोजिशनिंग कहां कर रहे हो, प्रॉस्पेक्ट को समझना जरूरी है पहले। जब प्रॉस्पेक्ट को समझते हो तो बात बनती है। मैसिव हिट हो गया, यूनिलीवर ने पेटेंट कर लिया अपना एक मेलानिन सप्रेसर केमिकल को, और उसका नाम कर दिया फेयर एंड लवली, और उस पेटेंट के थ्रू ग्रोथ लेकर के आया। 80% मार्केट एक्वायर करी, बाद में मल्टीविटामिन, एंटी मास, बुटर केयर, नेचुरल ग्लो सब कुछ लॉन्च किया। लेकिन फिर एक समय आया, कस्टमर ने नया सिग्नल दिया। और क्या नया सिग्नल दिया कि भाई ये रेसिज्म हो रहा है, रेसिज्म, गोरा कोई होता नहीं है इससे। और रेसिज्म पे एक बैंगलोर की लड़की ने केस किया, जिसको बाद में 10 करोड़ रुपए लौटाने पड़े फेयर एंड लवली को केस हारने में। और उसके बाद बैंक वहां पे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ये फेयर एंड लवली गलत पोजिशनिंग है, ये रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है। फिर इन्होंने चेंज किया और नया पोजिशनिंग लेके आए, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। और उस पोजिशनिंग के बाद अब नया नाम आ गया ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली से। तो कैसे एक ब्रांड की जर्नी बदलती है, कस्टमर के सिग्नल्स पे बदलती है। हाथ आगे लाइए, कस्टमर सिग्नल देता है, एक ब्रांड, एक अच्छी कंपनी उसका प्रोडक्ट बना देता है। वो मोटा कम ऑन, कस्टमर सिग्नल देता है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उससे प्रोडक्ट बना देता है। लाउड गाइस एवरीबॉडी कम ऑन, कस्टमर सिग्नल देता है, एक ऑर्गेनाइजेशन उससे प्रोडक्ट बना देता है। लवली। तो मार्केट रिसर्च के फेलियर का एक उदाहरण देता हूं आपको कस्टमर को समझने का। पतंजलि परिधान, क्या हुआ पतंजलि में गलती कि वो जहां जा रहे थे वहां कोई आना नहीं चाह रहा था, और जहां आना चाह रहा था वहां पतंजलि काम नहीं आ रहा था। कैसे? पतंजलि ने सैफरन लंगोट से लेकर संस्कारी स्कर्ट सब कुछ लॉन्च किया। अब स्कर्ट भी संस्कारी हो सकती है, ये पता नहीं था। जीन्स एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दो बातें, या तो अडॉप्ट करो या बाइकआउट करो। अब क्या हुआ, ये लेके आए स्वदेशी संस्कारी जीन्स। अब स्वदेशी संस्कारी जीन्स, सैफरन लंगोट और संस्कारी स्कर्ट जब ये लॉन्च करके लेकर के आए, तो क्या हुआ, जो लीवाइस खरीदते थे, सुनना ध्यान से भाई लोग, जो लीवाइस खरीदते थे उनको पतंजलि की जीन्स अच्छी लगती नहीं, मैं ज्यादा पैसे दूंगा लेकिन लीवाइस ही लूंगा। और जो पतंजलि के अपने कस्टमर थे वो जीन्स वाले नहीं थे, कुर्ता पजामे वाले थे। बात समझ आ रही है? जो पतंजलि का खुद का कस्टमर था वो कुर्ते पजामे का था, और जो कॉलेज का लड़का जीन्स वाला था उसको पतंजलि चाहिए नहीं थी, उसको लीवाइस चाहिए थी। वो लीवाइस के 10
सुझाव देने को तैयार है। पतंजलि कह रहा है मैं सस्ती जीन्स लेके आ रहा हूँ, वो कह रहा है मुझे सस्ती नहीं चाहिए, मुझे अच्छी चाहिए। एफएमसीजी में इन्होंने टफ कंपटीशन दिया नेस्ले को, कोलगेट को, क्योंकि फूड जो है वो स्टेटस सिंबल नहीं होता। दाल चावल स्टेटस सिंबल नहीं होता, जीन्स स्टेटस सिंबल है, इसलिए फंस गए। अब शॉपर ने कहा भाई ट्रस्ट फैक्टर चाहिए तो खाने में ठीक है, लेकिन कपड़े में ब्रांड चाहिए, हर्बल मेडिसिन में ठीक है। तो पतंजलि ने उसको टारगेट किया जिसको जीन्स पहननी नहीं थी, और जिसको पहननी थी उसको पतंजलि नहीं चाहिए थी। तो ये है मार्केट रिसर्च का फेलियर। ये मार्केट रिसर्च का फेलियर कैसे आप समझते हो कि मैं शुरुआत में क्या गलती कर देता हूँ, और उसके बाद फिर अपने SKU को हटाया, ऑर्गेनिक जीन्स बंद करी, कैंसिल करी। बच्चों ने कॉलेज में बोला हम डिस्काउंट का वेट कर लेंगे लेकिन खरीदेंगे लिवाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब रिसर्च हुआ खरीदेंगे लिवाइस। फिर फाइनली क्या हुआ, पतंजलि अपने 1150 प्रोडक्ट से 700 प्रोडक्ट पे आ गया। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन, क्या मतलब होता है इसका? FSN एनालिसिस। सुनना ध्यान से, हाथ आगे लाइए। FSN एनालिसिस। FSN एनालिसिस का मतलब क्या है? पतंजलि को FSN एनालिसिस इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके बहुत सारे आइटम ब्लॉक हो रहे थे। उससे क्या हो रहा था? कैपिटल ब्लॉक हो रही थी। हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो में, सुनो भाई लोग, लर्निंग सुन लो, अपने पोर्टफोलियो में केवल फास्ट मूविंग आइटम रखो और उसका डेटा चेक करो। मेरे पास एक कंपनी आई थी वाटर बर्गर कि बिंद्रा जी आपको हम 10% इक्विटी दे रहे हैं, आप हमारी कंपनी में को-फाउंडर बन जाइए। मेरे को-फाउंडर ना बनने का एक ही कारण था क्योंकि कंपनी नॉनवेज बनाती है और मैं नॉनवेज को प्रमोट नहीं करता, शराब को प्रमोट नहीं करता, इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत जीनियस था। वो डेटा को इतने ढंग से पढ़ता था, इतने ढंग से पढ़ता था कि उसको पता था नाश्ते में क्या तेज बिकता है, खाने में क्या तेज बिकता है, रात को क्या तेज बिकता है। इसको बोलते हैं FSN एनालिसिस, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। हम लोग गलती क्या करते हैं? हम सब कुछ रखेंगे, हम सब कुछ बेचेंगे। इसको बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट। हमें चाहिए डीप असॉर्टमेंट, स्क्रैम्बल्ड नहीं चाहिए। हर समय सब कुछ सबको नहीं बेचना है। जो बहुत तेज बिकता हो वो 80% होना चाहिए, जो धीमा बिकता हो वो 15% होना चाहिए, और जो कभी कभी बिकता हो या नहीं बिकता हो वो 3 से 5% ज़्यादा अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें आपका मैन पावर लग रही है, आपका रॉ मटेरियल लग रहा है, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जा रही है, आपके दिमाग का शेयर लग रहा है उसमें, आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। अब यहाँ पे कई प्रश्न आए मेरे पास कि नई अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, जानना चाहते हैं? एक गाइस कम ऑन, जानना चाहेंगे? कम ऑन लाउडली, यस नो? ओके ओके ओके। सो पहला चीज, अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में नहीं होती, कस्टमर के रीजन में होती है कि वो क्यों आपके पास आए। सुनना ध्यान से, मैं अलग तरीका बता रहा हूं, इसको बोलते हैं रिवर्स इनोवेशन। रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। अब सुनना भैया, आप एक सेकंड के लिए खड़े हो सकते हैं? जो स्मार्ट जेंटलमैन ब्लू जैकेट में, हाँ, क्या नाम है आपका? शाश्वत। आप बाल कहां कटाने जाते हो? हेयर ड्रेसर। बिल्कुल ठीक है, मैंने थोड़ी बोला है कि आप राशन की दुकान पर जाओगे। कौन से शहर में? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में। हर बार अलग आदमी के पास जाते हो कि एक ही आदमी के पास जाते हो? आई प्रेफर सेम। सेम। अब सुनना भाई लोगों, आप लोग हर बार अलग जगह बाल कटाते हो कि एक ही आदमी से कटाते हो? एवरीबॉडी लाउडली यस नो, कम ऑन, यस नो। अब सुनो, अपॉर्चुनिटी नाई की दुकान में नहीं है, अपॉर्चुनिटी इस रीजन में है कि ये इनको छोड़ के उसके पास क्यों जाए। राशन की दुकान 10 हो सकती है, लेकिन आप कस्टमर को क्या रीजन देते हो कि वो 9 को छोड़ के आपके पास आए? 9 को छोड़ के आपके पास क्यों आएगा? अगर वो रीजन डिफाइन हुआ तो बात बनेगी। थैंक यू। इंडस्ट्री इवैल्यूएट नहीं कर रहे अभी, हम रीजन इवैल्यूएट कर रहे हैं। हाथ आगे लाइए। मैं कस्टमर को क्या रीजन दूं कि वो 10 लोगों को छोड़ के मेरे पास आए? अब जब रीजन लिखना शुरू करोगे तो पॉइंटेड आंसर मिलेगा। कैसा आंसर मिलेगा? पॉइंटेड आंसर मिलेगा।